नमस्ते दोस्तों, चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब से एक हाथ छोड़ के छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी ज़िंदगी में किसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, बैंक बैलेंस को या इंसानियत को। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हकीकत है एक ऐसी महिला की जिसने चुपचाप अकेले अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, पर अपने बेटे को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इस कहानी के एक मोड़ पर उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिसने उनकी बहू के परिवार का घमंड चूर चूर कर दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह खास कहानी। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा से एक सीधी सादी जिंदगी जीती रही हूँ। मेरा नाम उमा देवी है और मैं लगभग 20 सालों से एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रही हूँ। यह बात सुनकर आपको शायद हैरानी होगी कि मैं हर महीने 1 लाख कमाती हूँ, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। पर मेरे बेटे रोहन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। रोहन के लिए मैं बस एक साधारण औरत थी जो सुबह जल्दी ऑफिस जाती थी, शाम को थकी हारी लौटती थी और रसोई में जो कुछ भी मिलता था उसी से खाना बना देती थी। एक आम नौकर पेशा महिला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने कभी उसे सच बताया भी नहीं। मेरे लिए पैसा कभी कोई ट्रॉफी नहीं था जिसे दीवार पर टांग कर दिखाया जाए। मैं एक ऐसे युग में पली बड़ी थी जहाँ आत्मसम्मान भीतर से आता था और जहाँ शब्दों में ज़्यादा चुप्पी मायने रखती थी। इसलिए मैंने अपनी सच्चाई को संजो कर रखा। मैं वर्षों तक अपने पुराने मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट में रही जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। मैं सालों तक वही चमड़े का पुराना पर्स इस्तेमाल करती रही। मैं बाजार की छूट वाली दुकानों से कपड़े खरीदती, घर पर खाना पकाती, सब कुछ बचाती और सब कुछ निवेश करती चली गई। मैं चुपचाप अमीर बनती गई क्योंकि असली ताकत शोर नहीं मचाती, असली ताकत सिर्फ देखती है। और मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। एक मंगलवार की दोपहर रोहन का फोन आया। उसकी आवाज़ थोड़ी बदली हुई थी, ऐसे घबराई हुई जैसे बचपन में शरारत करके बाद होती है। उसने कहा कि उसकी पत्नी प्रिया के माता पिता विदेश से आए हैं और वे मुझसे मिलना चाहते हैं। शनिवार को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर रखा गया है और मुझे वहां आना होगा। उसके लहजे में एक अजीब सा दबाव था। यह एक बेटे का आमंत्रण नहीं था, बल्कि एक ऐसी गुजारिश थी कि माँ प्लीज़ वहाँ जाकर शर्मिंदा मत करना। मैंने उससे धीरे से पूछा कि क्या वे मेरे बारे में कुछ जानते हैं। रोहन थोड़ा हकलाया और बताया कि उन्होंने उन्हें यही बताया है कि मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, अकेले रहती हूँ और एक साधारण महिला हूँ जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। साधारण, बस यही एक शब्द था। जैसे मेरी पूरी जिंदगी इसी छोटे से विशेषण में समा गई हो, जैसे मैं कोई समस्या हूँ जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मैं जरूर जाऊंगी। मैंने अपने पुराने लेकिन आरामदायक ड्राइंग रूम में देखा। फर्नीचर पुराना था, दीवारों पर कोई महंगी कलाकृति नहीं थी। एक छोटा सा पुराना टीवी था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी को प्रभावित कर सके। और उसी पल मैंने तय कर लिया, अगर मेरे बेटे को लगता है कि मैं एक गरीब महिला हूँ, अगर उसकी बहू को माता पिता मुझे ऐसे नज़रिए से आंकने के लिए तैयार है, तो मैं उन्हें वही दिखाऊंगी जिससे वे उम्मीद कर रहे। मैं एक टूटी हुई सीधी सादी गरीब माँ होने का नाटक करूंगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि जो लोग धन से दूसरों को नापते हैं वो सच में कैसे दिखते हैं। शनिवार का दिन आ गया। मैंने अपनी सबसे खराब पोशाक निकाली, एक हल्के सलेटी रंग की बेढंगी सुकड़ी हुई सूती साड़ी, याद है, जो बाजार में सस्ते दामों में मिलती है। मैंने पुराने घिसे हुए जूते पहने, कोई चहना नहीं था, तख्ती घड़ी भी नहीं। मैंने अपना फीफा पड़ा हुआ कपड़े का झोला उठाया, बालों को एक बेहतरीन जूड़े में बांधा और आईने में देखा। मैं एक ऐसी औरत लग रही थी जिसे जिंदगी ने तोड़ दिया हो, भूली बिसरी, एकदम परफेक्ट। मैंने एक ऑटो पकड़ा और पता बताया, शहर के सबसे पॉश इलाके का अति महंगा रेस्टोरेंट जहां मेन्यू में कीमतें नहीं लिखी होती है और जहां एक प्लेट का खर्च एक सामान्य व्यक्ति के एक महीने का 1 लाख के वेतन से भी ज़्यादा होता होगा। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। रोहन और प्रिया लंबी मेज के पास खड़े थे। रोहन ने सूट पहना था और वह बहुत बेचैन लग रहा था। प्रिया, मेरी बहू, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, क्रीम रंग की ड्रेस में, पर वह दरवाजे की तरफ तनावपूर्ण नज़र से देख रही थी, जैसे उसे शर्म आ रही हो। फिर मेरी नज़र प्रिया के माता पिता पर पड़ी।
जो राजा महाराजाओं की तरह मेज पर बैठे थे। उसकी माँ सुषमा शर्मा ने झरीवारे चमकदार हरी साड़ी पहनी थी, गले कलाई और उंगलियों पर हीरे और सोना। उसके पति दिनेश शर्मा एक साफ सुथरे सूट में थे, कलाई पर एक बड़ा महंगा सोने का कंगन या घड़ी, दोनों किसी लग्जरी पत्रिका से बाहर निकले हुए लग रहे थे। मैं डरते डरते छोटे कदमों में उनकी ओर बढ़ी, जैसे मैं उस जगह की नहीं थी। रोहन ने मुझे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। माँ, आपने ये कहा था आप आएगी? उसकी आवाज़ में अजीब सी हचकिचाहट थी। मैंने एक दबी हुई मुस्कान दी। हाँ बेटा, मैं आ गई। प्रिया ने मेरे गाल पर एक ठंडी यात्रिक सी किस दी। नमस्ते सासू माँ, आपको देखकर अच्छा लगा। लेकिन उसकी आंखों में इसका ठीक उल्टा दिख रहा था। उसने अपने माता पिता से मेरा परिचय एक अजीब सा लगभग माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कराया। पापा, मम्मी, यह रोहन की माँ है। सुषमा शर्मा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसी पल मुझे उनकी आंखों में सब कुछ दिख गया। तिरस्कार, निराशा और साफ साफ दिख रहा था कि उन्हें मेरा पहनावा, मेरे पुराने जूते, मेरा चूल्हा देखकर कितनी घृणा हो रही है। उन्होंने एक ठंडे बेजान हाथ मेरी ओर बढ़ाया। एक शिष्टाचार का नाम मात्र मिलकर खुशी हुई। दिनेश शर्मा ने भी वही कमजोर झूठी मुस्कान वाला हाथ मिलाया। मुझे मेज के आखिरी सिरे पर बिठाया गया, सबसे दूर वाली कुर्सी पर, जैसे मैं कोई दूसरे दर्जे की मेहमान थी। किसी ने मेरी कुर्सी खींचने की मदद नहीं की, ना किसी ने पूछा कि मैं आरामदायक महसूस कर रही हूँ या नहीं। वेटर मेन्यू लेकर आया जो किसी विदेश भाषा में लिखा था। मेन्यू खोला और नाटक किया कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। सुषमा शर्मा ने व्यंग से पूछा, आपको मेन्यू में मदद चाहिए? मैंने अपनी आवाज़ को यथासंभव दबी हुई और बोली रखी, जी हाँ, मुझे इन शब्दों का मतलब नहीं पता। उन्होंने आह भरी और मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया। उन्होंने वेटर से कहा, कुछ साधारण और ऐसा जो ज़्यादा महंगा ना हो, हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। यह वाक्य हवा में लटक गया। दिनेश शर्मा ने सिर हिलाया, रोहन ने नजरें झुका ली और प्रिया अपने नैपकिन से खेलने लगी। मैं बस देखती रही। सुषमा शर्मा ने बात करना शुरू किया। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा, उड़ान की थकान और यहाँ सब कुछ कितना अलग है, इस बारे में बात की। फिर धीरे से उन्होंने पैसे की बात शुरू की। उन्होंने बताया कि वे जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ का किराया 80,000 प्रति रात है। उन्होंने किराया पर ली गई लग्जरी कार का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शॉपिंग में उन्हें कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ लाख। वह मेरी तरफ देख रही थी, एक प्रतिक्रिया की उम्मीद में कि मैं प्रभावित होगी। मैंने बस सिर हिलाया। बहुत अच्छा, यह तो बहुत प्यारा है। उन्होंने आगे कहा, देखिए उमा जी, हम हमेशा पैसे के मामले में बहुत सावधान रहे। हमने बहुत मेहनत की, अच्छा निवेश किया। अब हमारे 3 देशों में संपत्तियां हैं। दिनेश के बड़े बड़े कारोबार है और मैं अपने निवेशों की देखरेख करती हूँ। उन्होंने श्रेष्ठता की मुस्कान दी और पूछा, और आप ठीक क्या करती है? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, कागजी काम, फाइलिंग, साधारण चीज़ें। सुषमा शर्मा ने दिनेश से नज़र मिलाई। ओह, मैं समझ गई, प्रशासनिक काम, यह भी ठीक है, ईमानदारी का काम है। आखिरकार सभी नौकरियां सम्मानजनक होती है ना? निश्चित रूप से, मैंने जवाब दिया। खाना आया, विशाल प्लेटों में छोटी छोटी कला जैसी सजी हुई चीज़ें। सुषमा शर्मा ने अपने मीट को सावधानी से काटा। यह 7,000 की डिश है, उन्होंने कहा, लेकिन इसकी कीमत है। अच्छी क्वालिटी के लिए पैसा देना पड़ता है। कोई कुछ भी नहीं खा सकता, है ना? मैंने सिर हिलाया। बेशक, आप सही कह रही है। रोहन ने विषय बदलने की कोशिश की, पर सुषमा ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेटा, क्या तुम्हारी माँ अकेले रहती है? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, उनका एक छोटा सा अपार्टमेंट है। सुषमा ने बनावटी दया दिखाई। ओह, यह मुश्किल होता होगा ना, इस उम्र में अकेले रहना, ज्यादा सहारा ना होना। और क्या आपकी तनख्वाह सब कुछ संभाल लेती है? मैंने महसूस किया कि जाल कस रहा है। मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं गुजारा कर लेती हूँ। जहाँ बचा सकती हूँ बचा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सुषमा ने नाटकीय ढंग से आह भरी। ओह उमा जी, आप कितनी बहादुर है। मैं सच में उन महिलाओं की प्रशंसा करती हूँ जो अकेले संघर्ष करती है। हालांकि हर माँ चाहती है कि वह अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके, पर खैर हर कोई उतना ही दे पाता है जितना वह दे सकता है। यह एक सीधा पर जानलेवा वार था। वह मुझे बता रही थी कि मैं रोहन के लिए काफ़ी नहीं थी, कि मैंने उसे वह नहीं दिया जो वह हकदार था, कि मैं गरीब अर्थपाई माँ थी। रोहन ने मेज के नीचे मिट्टी भी डाल दी। सुषमा ने जारी रखा, हमने हमेशा ध्यान रखा कि प्रिया को सबसे अच्छा मिले।
वह बेहतरीन स्कूलों में गई, दुनिया घूमी, 4 भाषाएं सीखी। अब उसकी एक शानदार नौकरी है और वह बहुत अच्छा कमाती है। और जब उसकी शादी रोहन से हुई तो हमने उनकी काफ़ी मदद की। हमने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा दिया, हमने उनके हनीमून का खर्च उठाया, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम अपने बच्चों को समर्थन करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, और आप रोहन की किसी तरह की मदद कर पाई थी जब उनकी शादी हुई? यह सवाल एक तेज चाकू की तरह हवा में तैर रहा था। ज़्यादा नहीं, मैंने जवाब दिया। जो बन सका एक छोटा सा तोहफा दिया। सुषमा मुस्कुराई। कितना प्यारा, हर छोटी चीज़ मायने रखती है ना? रकम नहीं, नियत जरूरी है। तभी मेरे भीतर गुस्सा पनपने लगा। यह विस्फोटक नहीं था, यह बर्फ के नीचे बहती नदी जैसा ठंडा और नियंत्रित था। मैंने अपनी दबी हुई मुस्कान बनाए रखी और सुषमा को बोलने दिया, जो जितना ज़्यादा बोलती गई उतना ही खुद को उजागर करती गई। सुषमा ने महंगी रेड वाइन का घूंट लिया। यह वाइन फ्रांस के एक खास इलाके की है। एक बोतल की कीमत लगभग 16,000 है। ये पर जब आपको क्वालिटी पता हो तो आप कंजूसी नहीं करेंगे, है ना? मैं वाइन सिर्फ खास मौका पर ही पीती हूँ, मैंने जवाब दिया, और आमतौर पर सबसे सस्ती वाली। मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। सुषमा ने दया दिखाते हुए मुस्कान दी। कोई बात नहीं, हर किसी के पास प्रशिक्षित स्वाद नहीं होता। यह अनुभव से, यात्रा से, शिक्षा से आता है। डेजर्ट आया, कला जैसे दिखाने वाली छोटी छोटी चीज़ें। सुषमा ने सबसे महंगा ऑर्डर किया। यह 2500 का है एक टुकड़ा, उन्होंने कहा। इस खाने के लायक सोना लगा है। देखिए यह छोटे सुनहरे कण। यह खासियत सिर्फ सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की होती है। थोड़ी देर बाद सुषमा ने गंभीर होकर कहा, उमा जी, अब जब हम सब यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक परिवार के रूप में कुछ बात करनी चाहिए। रोहन तनाव में आ गया। माँ, मुझे नहीं लगता यह सही समय है। सुषमा ने हाथ उठाया। मुझे खत्म करने दो बेटा, यह जरूरी है। उन्होंने मेरी ओर देखा। उमा जी, मैं समझती हूँ कि आपने रोहन को पालने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं सच में इसका सम्मान करती हूँ, लेकिन अब रोहन अपनी ज़िंदगी के एक अलग मुकाम पर है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारियाँ है, और प्रिया और वह स्थिरता के हकदार है। स्थिरता? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, सुषमा ने जवाब दिया, वित्तीय और भावनात्मक स्थिरता। हमने बहुत मदद की है और करते रहेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि रोहन पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उनका लहजा साफ था। वह मुझे बोझ कर रही थी, मुझे उनकी बहू के पति की माँ को बोझ। मैंने दोहराया। सुषमा ने आह भरते हुए कहा, मैं कठोर नहीं होना चाहती उमा जी, लेकिन आपकी उम्र में सीमित तनख्वाह के साथ अकेली रहना यह स्वाभाविक है कि रोहन को आपकी चिंता हो। उसे लगता है कि आपकी देखभाल करनी होगी। यह ठीक है, वह एक अच्छा बेटा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यह चिंता उसकी विवाह को प्रभावित करे। क्या आप मेरी बात समझ रही है? पूरी तरह से, मैंने जवाब दिया। इसलिए उन्होंने आगे कहा, हमने, दिनेश ने और मैंने कुछ सोचा है। उन्होंने नाटकीय रूप से विराम लिया। हम आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा मासिक भत्ता दे सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा आराम रह सके और रोहन को इतनी चिंता ना करनी पड़े। जाहिर है कि यह मामूली होगा, हम चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन यह एक सहारा होगा। और फिर उन्होंने अपना असली प्रस्ताव रखा, और इसके बदले में मुझे बस इतना चाहेंगे कि आप रोहन और प्रिया की जगह का सम्मान करें। उन्हें ज़्यादा ना ढूंढे, उन्हें दबाव ना दे, उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी ज़िंदगी बताने की आज़ादी दे। यह दान के भेष में खुश थी। वे मुझे खरीदना चाहते थे, वे मुझे पैसे देना चाहते थे ताकि मैं उनके बेटे की ज़िंदगी से दूर हो जाऊं, ताकि मैं अपनी गरीबी से उनकी बहू को शर्मिंदा ना करूं। रोहन ने बीच में ही बात काट दी। माँ, बस करो, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सुषमा ने उसे टोका। रोहन, शांत हो जाओ, हम व्यस्तों की तरह बात कर रहे। तुम्हारी माँ समझती है ना? मैंने आपकी नैपकिन उठाया, अपने होंठ पोंछे और पानी का घूंट लिया। चुप्पी बढ़ती गई। सब कुछ देख रहे थे। सुषमा उम्मीद भरी नजरों से, दिनेश अहंकार से, प्रिया शर्म से, और रोहन हताशा से। तब मैं बोली। मेरी आवाज़ अब दबी हुई नहीं थी, वे मजबूत, स्पष्ट और ठंडी थी। यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है सुषमा जी, सच में बहुत उदार। सुषमा ने विजय मुस्कान दी। पर मेरे कुछ सवाल है। सुषमा पलक झपकी। बेशक, जो पूछना हो पूछिए। मैंने पूछा, आप एक मामूली मासिक भत्ता कितना मान रही है? सुषमा हिचकिचाई। हम लगभग 5,000, शायद 7,000 के बारे में सोच रहे थे। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, मैं समझ गई, 7,000 महीना।
ताकि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी से गायब हो जाऊं। मैं इसे इस तरह नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। आपने इसे ठीक इसी तरह से कहा। मैंने पूछा कि उन्होंने रोहन और प्रिया के घर के डाउन पेमेंट में कितनी मदद की थी। सुषमा ने गर्व से सिर हिलाया। लगभग 1 लाख रुपया। लाख कितनी उदारता। हनीमून लगभग 1,20,000 यूरोप की 3 हफ्तों की यात्रा अविश्वसनीय। तो आपने रोहन और प्रिया पर करीब 4,20,000 का निवेश किया है। सुषमा मुस्कुराई। जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप पीछे नहीं हटते। आप सही कह रही हो, मैंने धीरे से कहा। अब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप पीछे नहीं हटते। पर मुझे एक बात बताइए सुषमा जी, क्या उस सारे इन्वेस्टमेंट, उस सारे पैसे ने आपके लिए कुछ खरीदा? सुषमा भ्रमित थी। क्या इसके आपके सम्मान खरीदा? क्या इसने आपके लिए सच्चा प्यार खरीदा, या इनमें सिर्फ आज्ञाकारिता खरीदी? मेरी आवाज़ और तेज हो गई। आपने पूरी राहत पैसे की बात की, चीज़ों की कीमत की, आपने कितना खर्च किया, आपके पास कितना है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मुझे कोई तकलीफ है, क्या मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। आपने सिर्फ मेरी कीमत आंकी और जाहिरा तौर पर हर महीने 7,000 की हूँ। सुषमा का रंग उड़ गया। दिनेश शर्मा ने हस्तक्षेप किया। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी को इरादे को गलत समझ रही है। और उनके इरादे क्या है? मैंने सीधे दिनेश की ओर देखा। मुझ पर दया करना, रात भर मेरा अपमान करना, मुझे भीख देना ताकि मैं गायब हो जाऊं। दिनेश मुंह खोलता ही रह गया। रोहन पीला पड़ चुका था। मैंने मेज पर नैपकिन रखा और कुर्सी पर पीछे झुक गई। मेरी माँ, मैं अब कोई झिझक नहीं थी। मैंने सीधे सुषमा की आंखों में देखा। उन्होंने सेकंड के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर असहज होकर नजरें हटा ली। उन्होंने महसूस कर लिया था कि कुछ बदल गया है। मैंने कहा, सुषमा जी, आपने अभी कुछ देर पहले एक बहुत दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि आप अकेले संघर्ष करने वाली महिला की प्रशंसा करती है। सुषमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने पूछा, क्या आपने कभी अकेले संघर्ष किया है? क्या आपने कभी अपने पति के सहारे के बिना काम किया है? क्या आपने कभी अपने हाथों से अपने परिवार के लिए पैसे बिना कुछ बनाया है? सुषमा हकलाते लगी। मेरे अपने काम है। जैसे क्या? मैंने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। बताइए। सुषमा ने अपने बाल संवारे। मैं हमारे निवेशों का प्रबंधन करती हूँ। मैं संपत्तियों की देखरेख करती हूँ। मैं हमारे कारोबार में जरूरी फैसले लेती हूँ। मैंने सिर हिलाया। आपके पति ने जो कारोबार बनाया, जो संपत्तियाँ आपने एक साथ खरीदी, जो निवेश उन्होंने किए, क्या मैं गलत हूँ? दिनेश नाराज हो गए। यह सही नहीं है। मेरी पत्नी भी उतनी ही मेहनत करती है जितनी मैं करता हूँ। मैं इस पर शक नहीं कर रही हूँ, मैंने शांति से जवाब दिया। लेकिन पहले से मौजूद पैसे को संभालने और उसे जमीन से बनाने में फर्क होता है। विरासत में मिले साम्राज्य की देखरेख करने और उसे ईंट ईंट जोड़कर बनाने में फर्क होता है। आपको नहीं लगता? मुझे पता है आप जहाँ जा रही है उमा जी। सुषमा ने अपने होंठ हिलाए। मैं बताती हूँ। मैंने कहा, 40 साल पहले मैं 23 साल की थी। मैं एक छोटी सी कंपनी में सेक्रेटरी थी। मैं न्यूनतम वेतन कमाती थी। मैं किराए के कमरे में रहती थी और सबसे सस्ता खाना खाती थी जो मुझे मिल सकता है। और मैं अकेली थी, पूरी तरह अकेली। एक दिन मैं गर्भवती हो गई। बच्चे का पिता गायब हो गया। मेरे परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने फैसला करना था कि आगे क्या करना है, हार माननी है। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने गर्भावस्था के आखिरी दिन तक काम किया। रोहन के जन्म के 2 हफ्तों बाद मैं काम पर लौट आई। एक पारसन दिन में उसकी देखभाल करती थी। मैं दिन में 12 घंटे काम करती थी। मैंने पानी पिया, कोई नहीं बोला। मैं सिर्फ सेक्रेटरी बनकर रह गई। मैंने रात में पढ़ाई की, मैंने कोर्स किए, मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में अंग्रेजी सीखी, मैंने अकाउंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्री सीखा। मैं उन चीज़ों में एक्सपर्ट बन गई जो किसी ने मुझे नहीं सिखाई। सब कुछ अपने दम पर, अकेले बच्चों को पालते हुए, किराया, खाना, दवाइयाँ, कपड़े, सब कुछ चुकाते हुए। सुषमा अपनी प्लेट को घूर रही थी। उनका अहंकार ढहना शुरू हो गया था। और जानती है क्या सुषमा जी, मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। सेक्रेटरी से असिस्टेंट, असिस्टेंट से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से मैनेजर, मैनेजर से डायरेक्टर। इसमें मुझे 20 साल लग गए। 20 साल का लगातार काम, ऐसे बलिदान जो आप कल्पना भी नहीं कर सकती, पर मैंने कर दिखाया। और क्या आप जानती है कि मैं अब कितना कमाती हूँ? सुषमा ने सिर हिलाया। 1 लाख महीना। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में
पॉज बटन दबा दिया हो। रोहन ने अपना कांटा छोड़ दिया। प्रिया ने आंखें चौड़ी हो गई। दिनेश ने अविश्वास से माथे पर बल डाला। सुषमा मुंह में खुला छोड़कर जम गई। 1 लाख, मैंने दोहराया। हर महीने लगभग 20 सालों से यह मेरे करियर में कुछ करोड़ों रुपये की सवाल है निवेश और बोनस को छोड़कर। सुषमा ने कई बार पलकें झपकी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप 1 लाख महीना कमाती है? बिल्कुल, मैंने शांति से जवाब दिया। मैं एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए एक क्षेत्रीय संचालक निर्देशक हूँ। मैं 5 देशों के काम की देखरेख करती हूँ। मैं लाखों रुपये की बजट का मैनेजमेंट करती हूँ। मैं एक ऐसे फैसले लेती हूँ जो 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं और मैं ऐसे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करती हूँ जिन्हें पढ़ने के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी और मैं यह हर दिन करती हूँ। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैंने उसे प्यार से देखा। क्योंकि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पैसे को नहीं बल्कि मेहनत को महत्व दो, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम एक इंसान बनो, वारिस नहीं, क्योंकि पैसा भ्रष्ट करता है और मैं तुम्हें भ्रष्ट नहीं होने देना चाहती थी। तो प्रिया फुसफुसाई, तो आप उस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहती है? आप सादे कपड़े क्यों पहनती है? आप लग्जरी कार क्यों नहीं चलाती? मैं मुस्कुराई, क्योंकि मुझे किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची दौलत दिखाई नहीं जाती। मैंने सीखा है कि आपके पास जितना ज़्यादा होता आपको उतना ही कम साबित करने की ज़रूरत पड़ती। मैंने सुषमा की ओर देखा। इसलिए मैं आज रात ऐसे कपड़े पहनकर आई थी, लेकिन मैंने गरीब होने का नाटक किया। मैं देखना चाहती थी कि अगर आपको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। मैं आपके असली रंग देखना चाहती थी और वह सुषमा जी, मैंने उन्हें पूरी तरह से देख लिया। सुषमा शर्म, क्रोध और अपमान से लाल हो गई। यह मजाक है? अगर आप इतना पैसा कमाती हो तो हमें पता होता, रोहन को पता होता, क्योंकि मैंने उसे पता चलने दिया। मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने कभी अपनी नौकरी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं सादगी से रहती हूँ। मैं जो पैसा कमाती हूँ उसे निवेश करती हूँ, बचाती हूँ, गुणा सकती हूँ। मैं उसके दिखावटी गहनों पर या महंगे रेस्टोरेंट में शो ऑफ करने का खर्च नहीं करती। दिनेश ने खासकर गला साफ किया। फिर भी यह बात है कि आप बदलना कि आप अशिष्ट थी। आपने हमारे इरादे को गलत समझा। मैंने सीधे उनको और देखा। अब जब आपने कहा कि मैं रोहन पर बोझ हूँ तो क्या मैंने गलत समझा? जब आपने मुझे 7,000 देकर उसकी ज़िंदगी से गायब होने की पेशकश की तो क्या मैंने गलत समझा? जब आपने मेरे कपड़ों की, मेरी नौकरी, मेरे जीवन के बारे में हर कोडी सेटिंग टिप्पणी की तो क्या मैंने गलत समझा? दिनेश और सुषमा दोनों चुप थे। मैं खड़ी हो गई। मुझे आपको एक बात बतानी है जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई होगी। पैसा क्लासीनेस नहीं दिखाता, यह सच्ची शिक्षा नहीं खरीदता, यह सहानुभूति नहीं खरीदता। आपके पास पैसा है, शायद बहुत है, लेकिन आप में वह चीज़ बिल्कुल नहीं है जो सच में मायने रखती है। सुषमा गुस्से से खड़ी हो गई। और आप करती है कि आप जिसने झूठ बोला, जिसने हमें धोखा दिया, जिसने हमें बेवकूफ़ बनाया। मैंने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वह काम आपने खुद किया। मैंने तो बस आपको यह दिखाने का मौका दिया कि आप कौन है और आपने यह शानदार ढंग से किया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। सासू माँ, मुझे नहीं पता था। मुझे पता है आपको मेरे पैसे से बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको पता था कि आपके माता पिता कैसे हैं। आप जानती थी कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिन्हें वह अपने से कमरत समझते हैं, और आपने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने रोहन की ओर देखा। रोहन, प्लीज़, मुझे अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुषमा को आखिरी बार देखा। आपने मुझे 7,000 महीने की मदद की पेशकश की थी। मैं आपको एक काउंटर ऑफर देती हूँ। मैं आपको अभी 7 लाख दूंगी अगर आप यह साबित कर सके कि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से साथ दयालुता से व्यवहार किया हो जिसके पास पैसा नहीं था। सुषमा ने मुंह खोला, बंद किया और कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, आप नहीं कर सकती, क्योंकि आपके लिए लोगों की कीमत सिर्फ उनके बैंक बैलेंस से होती है और यही आपसे और मुझ में फ़र्क है। मैंने दौलत बनाई है, आप बस उसे खर्च करती है। मैंने सम्मान कमाया है, आप उसे खरीदती है। मेरे पास आत्मसम्मान है, आपके पास बैंक खाते हैं। मैंने अपना पुराना चोला उठाया और उसमें से अपना काला प्लेटिनम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड निकाला।
मैंने उसे सुषमा के सामने मेज पर रख दिया। यह मेरा कॉर्पोरेट कार्ड है, असीमित सीमा। इसे पूरे डिनर का भुगतान एक बड़ी टिप के साथ कर दीजिएगा। इसे एक गरीब और सीधी सादी माँ की ओर से उपहार समझिए। सुषमा ने कार्ड को ऐसे देखा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो, काला चमकदार, जिस पर मेरा नाम खुद हुआ था। उमा देवी, क्षेत्रीय निर्देशक। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्होंने टूटी हुई आवाज़ में कहा। मुझे पता है, पर मुझे आपकी दया की भी जरूर नहीं थी। फिर भी आपने मुझे पूरी रात वही दी, तो इसे शिष्टाचार या अच्छे व्यवहार का एक प्रतीक मानिए, जो आपने यूरोप की तमाम यात्राओं के बावजूद स्पष्ट रूप से नहीं सीखा है। वेटर आया। दिनेश ने दूसरा कार्ड दिया, पर वह भी डिक्लाइन हो गया। दिनेश गुस्से में बैंक को फोन करने बाहर चले गए। सुषमा शर्म से बैठी रही। रोहन ने पैसे देने की कोशिश की, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने अपने पुराने पर्स से एक और कार्ड निकाला। यह साधारण नहीं था, यह धातु का बना हुआ भारी काला कार्ड था, जो दुनिया के 1% से भी कम लोगों के पास होता है। सुषमा ने इसे देखा, उनकी आंखों फैल गई। यह तो सेंटोरियन कार्ड है, वो फुसफुसाई। सही कहा, मैंने जवाब दिया। वेटर ने सावधानी से कार्ड लिया और 2 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया। धन्यवाद उमा जी, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। मैं खड़ी हुई, अपना पुराना पर्स और झोला लिया और सुषमा को आखिरी बार देखा। डिनर स्वादिष्ट था। जगह के सुझाव के लिए धन्यवाद, और मुझे यह दिखाने के लिए भी धन्यवाद कि आप वास्तव में कौन है। आपने मेरा बहुत समय, बहुत ऊर्जा और भविष्य की कई निराशाएं बचा दी। सुषमा की आंखों में सिर्फ क्रोध था। यह खत्म नहीं होता, उन्होंने कांपते हुए कहा। आप सही कह रही है। मैं मुस्कुराई। मुझे आपको जन्मदिन, त्योहार और पारिवारिक समारोह में देखना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको अलग तरह से देखूंगी। अब मैं यह न सोचूंगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे पता है, और आप भी जानेंगी कि मुझे क्या पता है, और आप हर बार मुझे देखकर यह याद रखेगी। मैंने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, मैंने धीरे से कहा, आप अपने माता पिता के लिए दोषी नहीं है, पर आप यह जरूर चुनती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। सीखो कि पैसा लोगों की परिभाषित नहीं करता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, और दूसरों का सम्मान करने में कुछ खर्च नहीं होता। और अगर आपके बच्चों हो तो उन्हें लोगों का दिल देखना सिखाना, उनका बैंक अकाउंट नहीं। रोहन मेरे साथ बाहर आया। मैंने एक टैक्सी बुलाई। रोहन ने मुझे गले लगाया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह उनकी थी और थोड़ी मेरी भी, क्योंकि मैंने उनका खेल खेलने का फैसला किया। आप जीत गई, मैं जीत गई। मैंने सिर हिलाया, पर मुझे जीत का एहसास नहीं हो रहा। मैं थकी हुई और दुखी हूँ, क्योंकि मैंने उस बात की पुष्टि की जो मैं नहीं करना चाहती थी, कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, कि कुछ परिवार टूटे हुए होते हैं, भले ही उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। मैंने रोहन को सलाह दी कि वह प्रिया से बात करे, सीमाएं तय करे, क्योंकि अगर उसने अभी ऐसा नहीं किया तो यह बार बार होगा। मैं टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मैं रेस्टोरेंट से ऐसे निकली हूँ जैसे किसी युद्ध से आई हूँ। मैंने उसे अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताया कि मैंने गरीब होने का नाटक किया था। गरीब होने का नाटक, वो जोर से हंसते हुए बोला। यह तो शानदार है। उन्होंने मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार किया, मुझे अफसोस है, पर इनके आपको यह तो साबित कर दिया कि आप सही थी, है ना। अब वे आपको जानते हैं मैं कौन हूँ, और उन्हें इस शर्म के साथ जीना पड़ेगा। टैक्सी मेरे साधारण से अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। आप यहाँ रहती है? ड्राइवर ने आश्चर्य से पूछा। मैंने पुष्टि की। उसने कहा कि ज़्यादातर अमीर लोग महंगे इलाकों में चले जाते हैं। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, बस मेरे पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन यह मुझे अलग या बेहतर नहीं बनाता। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, पहचान नहीं। मैंने उसे भाड़े से ज़्यादा पैसा दिए और उससे कहा कि वह अपनी ईमानदारी को बचा कर रखे। यह दुर्लभ है। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर शांति महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया मेरे घर आई, मेकअप और गहनों के बिना, एकदम सादे कपड़े में। उसने माफ़ी मांगी और बताया कि उसने माता पिता भी गरीबी से ऊपर उठे थे, इसलिए उनके लिए पैसा ही सुरक्षा का मतलब बन गया है। सासू माँ, मुझे आपसे सीखना है। मुझे सिखाओ कि सम्मान के साथ कैसे जिया जाता है, कि अमीर होने के लिए उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। मैंने उससे कहा कि मैं उसे सिखा नहीं सकती, यह उसे खुद ही सीखना होगा। उसे अपने आंतरिक कंपन यानी सच्चाई की आवाज़ को सुनना होगा, जिसे उसने इतने सालों तक अपने माता पिता को खुश करने के लिए छुपा करा दिया था।
जब वह गई तो मैंने अपने साधारण से घर में बैठकर सूर्यास्त देखा। मैंने महसूस किया कि असली दौलत यह नहीं है कि अपने पास कितना है, बल्कि यह है कि आप आपको मौजूद चीज़ों का कितना आनंद लेते हैं, आपको कितनी शांति महसूस होती है और आप अपने आप पर कितना गर्व कर सकते हो। सुषमा और दिनेश के पास लाखों थे, पर मेरे पास यह शांति, यह प्रामाणिकता और रोहन के लिए वह शुद्ध प्यार था और इससे मुझे उनकी वही ज़्यादा अमीर बना दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको उमा देवी की यह कहानी? उम्मीद है कि आप सबको इस बात का एहसास हुआ होगा कि दौलत से बड़ा चरित्र होता है और सम्मान हमेशा पैसे से ऊंचा होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।